गुड मॉर्निंग क्लास 10th। मैं रोजी छाबड़ा, पीजीटी बायोलॉजी, जीजीएचएस हसनपुर नूह से। आज हम क्लास 10 चैप्टर 6 जैव प्रक्रम में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि पोषण क्या है। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं तथा उसका उपयोग करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने में, पोषण कहलाता है। पोषण के दो प्रकार हैं, स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण कहलाती है। उदाहरण पादप। पादप अपना भोजन सरल अकार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं और इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पोषण का दूसरा प्रकार है विषम पोषण यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कुछ जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की पोषण विधि जिसमें जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित होते हैं, विषम पोषण कहलाता है। हमने अपने आसपास कई प्रकार के जीव देखे हैं, क्योंकि देखिए पेड़ पौधों को छोड़कर सभी जीव जो है वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, इसलिए उन सभी में विषम पोषण पाया जाता है। पर विषम पोषण भी कई प्रकार का है, जैसे हमने कई जीव देखे हैं, जैसे जुए हैं, अमरबेल, लीच, ये अपने दूसरे जीव से उसका पाचित अवशोषित मतलब उसका डाइजेस्टेड फूड जो है उसके ब्लड में से ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस प्रकार की पोषण विधि जिसमें जीव दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है तथा वो उसके ऊपर रहकर, उसके शरीर के बाहर रहकर या उसके शरीर के अंदर रहकर इन टर्म उसे मारता नहीं है पर लॉन्ग टर्म के लिए उसे नुकसान पहुंचा देता है। इस प्रकार की पोषण विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। Parasitic nutrition is a type of nutrition in which the organism lives on or inside the body of their host and derive their nutrition from them. Such organisms which draw nutrition from other organisms, in turn causing harm to them, are called parasites. तो ऐसे जीवों को कहते हैं parasites या परजीवी, और जिन ऑर्गेनिज्म से ये अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं उन्हें कहते हैं होस्ट या परपोषी। जैसे उदाहरण हमने देखे, जूं है, जौक, अमरबेल। वहीं सेकेंड टाइप में कुछ ऐसे जीव आते हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण जो है मृत जीवों से या मृत जीवों के शरीरों से, जैसे सड़ी गली पत्तियां हो गई या छोटे ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडी हो गई, उनसे ड्रॉ करते हैं, या सड़ा गला खाना, उनसे अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मशरूम्स है, ब्रेड पर उगने वाला फफूंदी है, राइजोपस, या यीस्ट है। ये ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को सेप्रोफाइट्स कहा जाता है, यानी कि मृत जीवी। कुछ जीव अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का पोषण विधि को मृत जीवी पोषण कहते हैं। Organisms which derive their nutrition from dead and decaying organisms are called saprophytes. This type of nutrition is called saprophytic nutrition. They secrete digestive enzymes on decaying matter which converts it into simple substances, which is then absorbed by saprophytes. तो saprophytes जो है वो dead and decaying matter से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, वो अपना पोषण सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं और उस प्रक्रम में वो क्या करते हैं, अपनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं, पाचक रस बनाते हैं। उस पाचक रस को उस सड़े गले मृत पदार्थ के ऊपर डाल देते हैं। वो पाचक रस उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है, उन सरल पदार्थों को मृत जीवी अवशोषित कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आई, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स प्रोटीन पदार्थ हैं जो बिना
परिवर्तित हुए उपापचय क्रियाओं को उत्प्रेरित करने में सक्षम होते हैं। उपापचय क्रियाएं जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जिनमें नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं या सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब उन्हें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो सब उपापचयी क्रियाओं में आते हैं। तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन पदार्थ है जो इन क्रियाओं की गति को तेज कर देती है, पर उसके अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। एंजाइम्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन इन सेल्स। जो मृत जीवी हैं वो भोजन का पाचन अपने शरीर के बाहर ही कर रहे हैं। द डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स आउटसाइड द बॉडी। अभी तक हमने विषम पोषण के 2 प्रकार पढ़े। पहला था परजीवी पोषण, जिसमें वो परपोषी से उसका पोषण ले रहे थे, राइट। दूसरा है मृत जीवी पोषण। इसमें जीव क्या कर रहा है? सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। तीसरी पोषण विधि में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना भोजन जटिल रूप में ही अपने शरीर के अंदर अवशोषित कर लेता है और उसका पाचन अपने शरीर के अंदर करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अमीबा है, एक कोशिकीय जीव है। ये अपनी इसकी प्लेज्मा झिल्ली बहुत लचीली होती है, तो ये अपने आकार को परिवर्तित कर सकता है। तो चलने के लिए ये प्रयोग करता है स्यूडोपोडिया का, जिन्हें कूटपाद भी कहते हैं। ये कूटपाद इसे गति करने में भी सहायता करते हैं, इसके साथ साथ अपना भोजन ग्रहण करने में भी। जहां कहीं भी इसे भोजन का आभास होता है, ये अपने स्यूडोपोडिया उस डायरेक्शन में लेके जाता है और भोजन को, यानी कि खाद्य कण को घेर लेता है, एनगल्फ कर लेता है, कवर करके, और फिर उसे अपने शरीर के अंदर ले लेता है। वो भोजन खाद्य धानी में डाला जाता है। खाद्य धानी यानी कि फूड वेसाइकल जो है, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेशन के बाद क्या होता है? जो भी पचा हुआ भोजन है उसे अवशोषित कर लेते हैं और जो अपचा भोजन है उसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। कि डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन इज अ प्रोसेस in which complex food material is broken down into simpler form। मतलब कि जटिल पदार्थ जो है, भोजन में जो जटिल पदार्थ है, उनको सरल पदार्थों में बदलने को पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार की पोषण विधि जिसमें जीव संपूर्ण भोजन पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर करते हैं, होलोजोइक पोषण कहलाता है। इस पोषण विधि के 5 चरण होते हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात करना और विसर्जन। अमीबा की ही तरह मानव में भी होलोजोइक पोषण पाया जाता है। इनमें से किस प्रकार की पोषण विधि में जीव दूसरे जीव को बिना मारे उससे पोषण प्राप्त करते हैं? मृत जीवी पोषण, स्वपोषण, परजीवी पोषण, होलोजोइक पोषण। तो इसका उत्तर है परजीवी पोषण। मानव में भी होलोजोइक पोषण विधि पाई जाती है। तो आइए अब हम मानव में होलोजोइक पोषण विधि को समझते हुए मानव के पाचन तंत्र तथा उसकी क्रिया के बारे में समझते हैं। मानव का पाचन तंत्र 2 भागों से मिलकर बना है। आहार नाल, जो कि मुख से शुरू होती है, यानी कि माउथ से स्टार्ट होती है, और गूदा द्वार पर इसका अंत होता है, यानी कि एनस पर। और इस आहार नाल के साथ जुड़े हुए हैं सहायक ग्रंथियां। हमारे मुख में है लाला ग्रंथि, या जिसे सलाइवरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, यकृत, लिवर, पैनक्रियास, अग्न्याशय तथा गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। तो ये सब चीजें मिलकर बनाती है हमारा पाचन तंत्र। मनुष्य में भी, जैसे मैंने आपको बताया, मनुष्य में भी होलोजोइक पोषण पाया जाता है। तो पोषण के वही 5 चरण होते हैं: अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेक्शन, पाचन, डाइजेशन,
अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, आत्मसात करना, एसिमिलेशन और विसर्जन यानी कि इजेशन। सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया को समझने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जो हमारा भोजन है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो मुख्य पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। विटामिन, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स बॉडी में जो कि त्यो अवशोषित हो जाते हैं, पर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स जो है ये हमारे भोजन में जटिल रूप में होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। तो इनके एब्जॉर्प्शन से पहले, इनके अवशोषण से पहले इन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करना आवश्यक है, मीन्स इनको डाइजेस्ट करना जरूरी है। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख से होता है और मुख में ही भोजन का पाचन भी आरंभ हो जाता है। जो हमारे मुख में दांत होते हैं, जो हमारे टीथ हैं, वो फूड को मेस्टिकेट करते हैं। मेस्टिकेट मीन्स उसको बहुत महीन पीस देते हैं। देखिए ये हमारा मुख का एक साइड व्यू है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें दांत है, जीभ है तथा 3 जोड़े लाला ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स उपस्थित है। तो जो दांत होते हैं हमारे, ये भोजन को काटने और पीसने में मदद करते हैं जिससे कि भोजन का पाचन आसानी से हो सके। जो जीभ है वो पिसे हुए भोजन को सलाइवा के साथ मिलाती है तथा उसे निगलने में सहायता करती है। हमारे मुख में, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 जोड़े सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा बनाते हैं यानी कि लार बनाते हैं। लार का क्या काम है? पहला तो ये भोजन को नरम बनाती है, उसे लुब्रिकेट कर देती है, और दूसरा इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। ये सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को सरल शर्करा, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? ये किस पोषक पदार्थ के पाचन में सहायता करता है? ऑप्शंस है एमिलेज वसा, पेप्सिन मंड, एमिलेज मंड और एमिलेज प्रोटीन। तो इसका उत्तर है एमिलेज मंड। ग्रास नली, भोजन मुख से ग्रास नली के अंदर जाता है जिसे ईसोफेगस कहते हैं। यह ग्रास नली जो है भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। ग्रास नली में भोजन पेरिस्टाल्टिक गति के द्वारा धीरे धीरे आमाशय में पहुंचता है। पेरिस्टाल्टिक गति क्या होती है कि जो ग्रास नली है उसकी पेशियों में एक लगातार संकुचन और प्रसर होता रहता है, जिसकी वजह से भोजन जो का निवाला जो है वो धीरे धीरे आमाशय में पहुंचता है। और ये जो पेरिस्टाल्टिक गति है ये सिर्फ ग्रास नली में ही नहीं होती है, ये हमारे पूरे आहार नाल में होती रहती है ताकि भोजन धीरे धीरे आसानी अपने आप आगे बढ़ता रहे। भोजन ग्रास नली से फिर आमाशय में पहुंचता है। ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस और स्टमक के ओपनिंग के पेशियां उपस्थित होती हैं जिन्हें अवरोधनी पेशी कहते हैं। ये अवरोधनी पेशियां जो है इन्हें स्फिंक्टर मसल्स भी कहते हैं। ये भोजन को दोबारा ईसोफेगस में जाने से रोकती है। आमाशय की भीति पे जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि जठर रस का निर्माण करती हैं। यह जठर रस जो है ये आमाशय का पाचक रस है। इसके मुख्य 3 घटक होते हैं, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। श्लेष्मा यानी कि म्यूकस, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से आमाशय की भीति की रक्षा करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह भोजन को अम्लीय बनाता है और भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। यह एंजाइम पेप्सिनोजन को पेप्सिन में परिवर्तित करता है। पेप्सिनोजन एंजाइम जो है ये पेप्सिन एंजाइम का अक्रिय रूप है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से पेप्सिन में बदला जाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय से अर्धपाचित भोजन जो है वो क्षुद्रांत में जाता है। पेप्सिन को क्रिया करने के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? क्षारीय, अम्लीय, लवणीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। पेप्सिन को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। पाचन
प्रक्रिया के दौरान आमाशय से फिर अर्धपाचित भोजन जो है वो शूद्रांत में जाता है। शूद्रांत में उसका पूर्ण पाचन होता है और पूर्ण पाचन में योगदान देते हैं यकृत और अग्न्याशय। यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पित्तरस का निर्माण करता है। ये अग्न्याशयिक रस में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया के लिए क्षारीय माध्यम प्रदान करता है तथा वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण क्या है? पित्तरस वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित करता है और इस प्रक्रम को इमल्सीकरण कहते हैं। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें वसा बहुत बड़ी गोलिकाओं के रूप में उपस्थित होती है, जिनके ऊपर पित्तरस काम करके उन्हें छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित कर देता है। तो इससे क्या होता है, उन छोटी गोलिकाओं में परिवर्तन के कारण उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे कि पाचक एंजाइम उन पर आसानी से क्रिया कर पाता है। तो इस प्रक्रम को कहते हैं इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन। पित्तरस किस अंग द्वारा स्रावित होता है? आमाशय, अग्न्याशय, यकृत, शूद्रांत। इसका उत्तर है यकृत। अग्न्याशय यह भी एक सहायक ग्रंथि है जो कि पाचन रस बनाती है और भोजन के पूर्ण पाचन में सहायता करती है। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि इसके दो भाग हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक तो जिनके अंदर नलिकाएं उपस्थित होती हैं, यानी कि दे हैव देयर डक्ट्स, एंड दूसरा होता है जिनके अंदर नलिकाएं उपस्थित नहीं होती है, दे आर डक्टलेस। तो इस पेनक्रियाज में दोनों पार्ट्स हैं। इसका जो डाइजेस्टिव जूस है, जो पाचन रस है, वो नलिका द्वारा शूद्रांत में जाता है और पेनक्रियाज एक हार्मोन बनाता है इंसुलिन, वो बिना डक्ट्स के, मतलब वो डायरेक्टली ब्लड में ही डाल दिया जाता है। तो इस वजह से इसे मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये दोनों काम कर रही है, डक्ट ग्लैंड का भी और डक्टलेस ग्लैंड का भी। अग्न्याशयिक रस के जो मुख्य एंजाइम है जो पाचन में सहायता करते हैं वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज जो है वो इमल्सीकृत वसा का पाचन करने में सहायता करता है। तो जैसे अभी हमने देखा कि दोनों सहायक ग्रंथियां जो है यकृत और पेनक्रियास, अग्न्याशय, अपने पाचक रस शूद्रांत में डाल देती है। शूद्रांत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, पर यह सबसे लंबा भाग है हमारे आहार नाल का। शूद्रांत की लंबाई विभिन्न जीवों में भिन्न होती है, जो कि उनके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है। घास खाने वाले शाकाहारी जीवों में सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी शूद्रांत की आवश्यकता होती है, और उसी के उल्टा जो मांस खाने वाले जीव हैं, क्योंकि मांस को पचाना आसान है, इसीलिए उनकी शूद्रांत जो है वो, मतलब मांसाहारी जीवों की शूद्रांत जो है वो शाकाहारी जीवों की अपेक्षा छोटी होती है। तो जो भोजन का पूर्ण पाचन है वो शूद्रांत में हो रहा है और उसमें उसे हेल्प कर रहे हैं पित्तरस, अग्न्याशयिक रस और आंत्ररस्टाइन है, शूद्रांत है, उसकी भीति में भी ग्रंथियां होती हैं जो कि आंत्ररस का स्रावन करती हैं। भोजन का जब पूर्ण पाचन हो जाता है तो उसके बाद प्रोटीन अमीनो एसिड्स में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में और वसा अम्ल में। शूद्रांत में पूर्ण पाचित भोजन का अवशोषण होता है। इसकी भीति में उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। यह दीर्घरोम जो है यह शूद्रांत का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे अवशोषण के लिए भी सतही क्षेत्रफल अत्यधिक बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे आप यहाँ पे शूद्रांत के ट्रांसफर सेक्शन में देख सकते हैं कि उंगली जैसे प्रवर्ध निकले हुए हैं, इन्हें दीर्घरोम कहते हैं या विलाई बोलते हैं। ये विलाई जो है उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं और इनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में रक्त का प्रवाह या ब्लड सप्लाई होती है। Villi are finger-like structures present on the inner lining of small intestine. These increase the surface area which is helpful in absorption of digested food. इसके बाद अपचा भोजन या आप कह लीजिए जो अवशिष्ट बच गया है, जिसमें से अब कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं होना, डाइजेशन नहीं होना, वह
आगे बढ़ जाता है बृहदान्त्र में, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां से उसमें से जल का अवशोषण हो जाता है। तो हमारे बृहदान्त्र में जो जल है हमारे भोजन में, उसका अवशोषण कर लिया जाता है। उसके बाद जो अपशिष्ट बच जाता है, वेस्ट बच जाता है, वह शरीर से गुदा द्वार द्वारा निकाल दिया जाता है। रेस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेस्टेड आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। पचे हुए भोजन का अवशोषण पाचन तंत्र के किस भाग में होता है? ऑप्शंस आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदान्त्र, ग्रास नली। इसका उत्तर है क्षुद्रांत। किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शंस यकृत, अग्न्याशय, लाला ग्रंथि, पित्ताशय। उत्तर अग्न्याशय। दंत शरण। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दांत। जो हमारे टीथ है, ये हमारे बॉडी का, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हमारे भोजन को डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ये हमारे भोजन को बिल्कुल महीन पीस देते हैं, ताकि एंजाइम्स उन पे आसानी से क्रिया कर सकें। तो इनका ध्यान रखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। दांतों में फंसे खाने के साथ जीवाणु प्लाक का निर्माण करते हैं। ये जीवाणु भोजन पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, जिससे धीरे धीरे इनेमल की परत खराब होने लगती है। अगर ये प्रक्रिया चलती रहे तो दांत सड़ जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमें इनका ध्यान भी रखना चाहिए। नियमित रूप से ब्रश रखें और अपने मुंह को भी नियमित रूप से साफ रखें। इससे हम दंत शरण से दांतों के सड़न को रोक सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 1, एंजाइम क्या होते हैं? इनका पाचन क्रिया में क्या योगदान होता है? एंजाइम प्रोटीन पदार्थ हैं जो बिना परिवर्तित हुए उपापचय क्रियाओं को उत्प्रेरित करने में सक्षम होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स व्हिच एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शंस इन सेल्स। प्रश्न नंबर 2, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रम द्वारा प्राप्त करता है? उत्तर अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस द्वारा प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 3, कवक में किस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है? उत्तर कवक में मृत जीवी पोषण पाया जाता है। प्रश्न नंबर 4, लार का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? लार का निर्माण लाला ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स में होता है। लार भोजन के पाचन में किस प्रकार सहायक होती है? लार भोजन में उपस्थित मंड को सरल शर्करा में बदल देती है। लार में एक एंजाइम होता है जिसे सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, जो कि मंड को सरल शर्करा में परिवर्तित कर देता है। प्रश्न नंबर 5, आमाशय में किस पाचक रस का निर्माण होता है? आमाशय में जठर रस का निर्माण होता है। इसके संगठक तथा उनके कार्य बताएं। जठर रस के 3 संगठक हैं। श्लेष्मा, जो कि आमाशय की भित्ति को अम्ल के प्रभाव से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि भोजन का माध्यम को अम्लीय कर देता है। पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में परिवर्तित करता है तथा भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मार देता है, नष्ट कर देता है। पेप्सिन एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। प्रश्न नंबर 6, पित्तरस वसा को पाचन में किस प्रकार सहायक होता है? पित्तरस यानी कि बाइल जूस जो है, वो वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित कर देता है, जिससे उनका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम उन पर आसानी से क्रिया कर पाते हैं। इस प्रक्रम को या इस क्रिया को इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, भोजन का पूर्ण पाचन पाचन तंत्र के किस भाग में होता है? उत्तर भोजन का पूर्ण पाचन क्षुद्रांत में होता है। प्रश्न नंबर 8, दीर्घरोम पाचन तंत्र के किस भाग में पाए जाते हैं? यह अवशोषण में सहायक कैसे है? दीर्घरोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं। यह अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। प्रश्न नंबर 9, शाकाहारी जीवों की क्षुद्रांत मांसाहारी जीवों की क्षुद्रांत की अपेक्षा लंबी क्यों होती है? उत्तर शाकाहारी जीवों में सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है, क्योंकि सेल्यूलोज का पाचन मुश्किल होता है और मांस पचाना आसान होता है। इसीलिए मांसाहारियों की जो
शुद्रांत है वो शाकाहारी जीवों की शुद्रांत की अपेक्षा छोटी होती है, या आप ये कह सकते हैं कि शाकाहारी जीवों की शुद्रांत मांसाहारी जीवों की शुद्रांत की अपेक्षा लंबी होती है। तो आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।